नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा की मांग किस किस ने कब कब की। तो सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक में संविधान सभा का विचार रखा था। यानी कि सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक के अंदर संविधान सभा का विचार रखा था। सन 1922 में महात्मा गांधी ने भारत का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होगा ये बात कही थी। यानी कि 1922 में महात्मा गांधी द्वारा ये बात कही गई थी कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा निर्मित होगा। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा के गठन की मांग की थी। मोतीलाल नेहरू ने 1924 में ब्रिटिश सरकार से संविधान के गठन की मांग की थी। 1928 में नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। नेहरू समिति ने संविधान सभा की मांग की थी। 1934 में एम एन रॉय ने औपचारिक रूप से पहली बार संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। जबकि 1935 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में पहली बार संविधान सभा के गठन की मांग की थी। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग रखी थी। यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित संविधान सभा की मांग जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में की थी। अंग्रेजों ने पहली बार अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी में संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने पहली बार अगस्त प्रस्ताव के अंदर, जो कि 1940 में आया था, संविधान सभा के प्रस्ताव की मांग को स्वीकार किया था। हालांकि इसमें संविधान सभा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। यानी कि उन्होंने संविधान शब्द का प्रयोग नहीं किया था अगस्त प्रस्ताव के अंदर। इसके बाद क्रिप्स मिशन के तहत 1942 में ब्रिटिश सरकार ने भारत के निर्वाचित संविधान सभा का आश्वासन दिया था। यानी कि क्रिप्स मिशन में भारत को संविधान सभा के निर्वाचन का आश्वासन दिया था। हालांकि इसमें आश्वासन दिया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान का निर्माण कर दिया जाएगा ये कहा था। आश्वासन दिया था 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत कि आपका संविधान सभा का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कर दिया जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा भारत को दो स्वायत्त हिस्सों में विभाजन करने की मांग को लेकर क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने इसी बीच भारत को दो टुकड़ों में बांटने की बात कही, तो ये क्रिप्स प्रस्ताव जो था ये अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद फाइनली 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन आया। इसके प्रस्ताव के ऊपर संविधान सभा का बनाने का, संविधान सभा गठन करने का मार्ग प्रस्तावित हुआ। इसने जो संविधान सभा के गठन की मांग प्रस्तुत की थी उसमें मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्टि प्राप्त हुई थी। यानी कि क्रिप्स कैबिनेट मिशन ने जो संविधान सभा का प्रस्ताव पेश किया था उस प्रस्ताव पे मुस्लिम लीग को काफ़ी संतुष्टि थी। अब संविधान सभा के गठन को देखते हैं। संविधान सभा का गठन किस प्रकार हुआ। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यानी कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। कुल सदस्य कितने थे? 389
नवासी 389 सदस्य थे कुल। इनमें से ब्रिटिश भारत से कुल सदस्यों की संख्या 296 थी, ब्रिटिश भारत से। और ये जो निर्वाचन था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। गवर्नर प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों की संख्या 296 थी और 4 सदस्य उच्चायुक्त प्रांतों से थे। उच्चायुक्त प्रांत यानी कि केंद्र शासित प्रांत, वो कौन कौन से थे? एक दिल्ली, दूसरा अजमेर मेरवाड़ा, तीसरा बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, और चौथा था कुर्ग जो कि वर्तमान में कर्नाटक के अंदर। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। बाकी 292 सदस्यों का चुनाव 1946 के अंदर जो हुआ था वो ब्रिटिश भारत वाले प्रांतों से हुआ था। उस समय जो 11 प्रांत थे ब्रिटिश भारत के, उससे। देसी रियासतों से सदस्यों की संख्या जो रखी गई थी वो 93 रखी गई थी। देसी रियासतों से 93 सदस्य थे और मनोनीत रियासतों के प्रमुखों के द्वारा वो सदस्य जो है 93 मनोनीत किए जाने थे। बिना चुनाव के अपने प्रतिनिधियों को वो भेजते थे। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थीं। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट दी गई थी। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट के आधार पर निर्वाचन किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों की सीटों को मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या के अनुरूप विभाजित किया गया था। यहाँ पर सामान्य का मतलब है मुस्लिम और सिखों के अलावा बाकी सभी धर्मों के लोग। तो इनमें मुस्लिमों की 78 सीटें थी, सिखों के लिए 4 सीटें आवंटित करी थी, जबकि सामान्य के लिए 210 सीटें, सिख और मुस्लिम के अलावा 210 सीट सामान्य के लिए थी, 78 सीट मुस्लिमों के लिए थी और सिखों के लिए 4 सीट थी। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का निर्वाचन प्रांतीय विधान मंडल के निम्न सदन में उस समुदाय के सदस्यों के द्वारा संक्रमणीय मतानुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। यानी कि उस समय जो चुनाव किया गया था उनका, संविधान सभा के सदस्यों का, वो चुनाव उस तरीके से किया गया था जैसे वर्तमान में आज राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। आज हमारे यहाँ वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य जिस प्रकार से चुनते हैं, यानी कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं एमएलए, एमपी, वो जो वोट देते हैं उनको, राज्यसभा के सांसदों को, उस तरह से ही पहले उसी के अनुरूप उसी प्रणाली को फॉलो करते हुए संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव किया गया था। और उस समय पर जो 11 प्रांतों में उनके जो निम्न सदन था, यानी कि जो विधानसभाएं थी, विधानसभाओं से चुनाव हुआ था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को उस रियासत के प्रमुख द्वारा नियुक्त किया गया था या मनोनीत किया गया था। ब्रिटिश प्रांतों के लिए चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में संपन्न हुए थे और ब्रिटिश भारत की 296 सीटों के लिए, जो ब्रिटिश भारत की 296 सीट आई थी, उसके लिए पहले विधानमंडलों के चुनाव हुए थे। और विधानमंडलों के चुनाव जो हुए थे वो हुए थे जुलाई-अगस्त 1946 के दौरान। जुलाई-अगस्त 1946 में विधानमंडल चुने गए थे और उन्होंने नवंबर 1946 में विधानसभा का चुनाव किया था। कांग्रेस के चयनित सदस्य 208 हुए थे, जिनमें से सामान्य 199 थे, 3 सिख थे, 3 मुस्लिम थे और 3 उच्चायुक्त प्रांतों से आए थे। कुल मिला के 208 सदस्य कांग्रेस के जीते थे, जिनमें से सामान्य कहें या हिंदू कह दो 199 जीते थे, सिख 3 जीते थे, मुस्लिम 3 जीते थे और उच्चायुक्त प्रांतों से भी कांग्रेस के 3 प्रतिनिधि जीत गए थे। 4 उच्चायुक्त प्रांतों में से 3 प्रतिनिधि कांग्रेस के जीते थे। मुस्लिम लीग के सदस्य 73 जीते थे, 73 मुस्लिम लीग के सदस्य जीते थे,
छोटे दल और निर्दलीय मिलाकर 15 सदस्य जीते थे। इस तरह से कुल मिलाकर 296 सदस्य जो है जीते थे उस समय। नोट: चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया गया। चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, और इसका कारण उन्होंने जो सोचा था वो ये था कि मुस्लिम लीग के केवल 73 सदस्य चुने गए और कांग्रेस के 208, अतः हमारी बात तो सुनी ही नहीं जाएगी और जो वेटेज मिलेगा वो कांग्रेस को मिलेगा। इसके आधार पर उन्होंने जो है मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, ये सोचते हुए। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, यानी कि संविधान सभा का जब चुनाव हुआ था उसमें महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के बड़े नेता थे और महात्मा गांधी कांग्रेस के बड़े नेता थे। इन दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा था। तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण, इन दोनों ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था। चुनाव जीतने के बाद इन दोनों ने संविधान सभा से त्यागपत्र दे दिया था, तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण ने। देशी रियासतों ने संविधान सभा से अलग रहते हुए उनके 93 सदस्यों को नियुक्त नहीं किया था। अब अगली हेडिंग की बात करते हैं। तो संविधान सभा में निर्वाचित महिला सदस्य कितनी थी? तो निर्वाचित महिला सदस्य 15 थी, यानी कि पहली बार जो संविधान सभा बनी थी उसमें संविधान सभा के अंदर 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। कौन कौन थी 15 महिला सदस्य? तो नंबर 1 सरोजनी नायडू, नंबर 2 सुचिता कृपलानी, नंबर 3 रेणुका राय, नंबर 4 राजकुमारी अमृता कौर, नंबर 5 मालती चौधरी, नंबर 6 लीला रॉय, नंबर 7 बेगम एजाज रसूल, नंबर 8 विजय लक्ष्मी पंडित, जवाहरलाल नेहरू की बहन थी, नंबर 9 एनी मस्करीन, नंबर 8 अम्मू स्वामीनाथन, नंबर 11 नंबर बोलने में गलती हो गई, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, दक्षयनी बेला युद्धन, दुर्गा देशमुख और इंसा जीवराज मेहता। ये 15 महिला सदस्य चुनी गई थी। एक बार दोबारा देख लें इनके नाम: सरोजनी नायडू, सुचिता कृपलानी, रेणुका रॉय, राजकुमारी अमृता कौर, मालती चौधरी, लीला रॉय, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, पूर्णिमा बनर्जी, कमला चौधरी, रक्षयनी बेला युद्धन, दुर्गा देशमुख और हंसा जीवराज मेहता। संविधान सभा की कार्यवाही देखते हैं। संविधान सभा की नेक्स्ट हेडिंग है संविधान सभा की कार्यवाही। कैसे हुई कार्यवाही, क्या हुई कार्यवाही संविधान सभा में, वो हम देखते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई। इसमें कुल मिलाकर 211 सदस्य उपस्थित हुए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई जिसमें 211 सदस्य उपस्थित हुए। मुस्लिम लीग एवं देशी रियासतों ने बैठक में हिस्सा नहीं लिया, बैठक में शामिल नहीं हुए। वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई थी उस बैठक के अंदर सबसे पहला काम किया गया कि वरिष्ठ सदस्य जो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। लेकिन 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन द्वारा, जो उस समय भारत के वायसराय थे, 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन द्वारा
भारत के विभाजन की योजना जब प्रस्तुत कर दी, भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत करने के बाद अधिकांशतः देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग लेना शुरू कर दिया। यानी कि अधिकांशतः देशी रियासतों के सदस्य, देशी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे वो संविधान सभा में सम्मिलित हो गए, और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग जो थी उसके सदस्य भी संविधान सभा में सम्मिलित हो गए। यानी कि 3 जून 1947 को भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग और देशी रियासतों से नियुक्त किए गए सदस्य भी संविधान सभा में सम्मिलित होने लगे 3 जून 1947 को माउंटबेटन द्वारा भारत विभाजन की घोषणा के बाद। दूसरी बैठक 11 दिसंबर को हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया एवं 2 उपाध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा का अध्यक्ष 11 दिसंबर को चुना गया, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। इसके अलावा 2 उपाध्यक्ष चुने गए थे। वो उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णामाचारी। B.T. कृष्णामाचारी और H.C. मुखर्जी ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत की गई। उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर को। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से संविधान सभा ने स्वीकार किया तथा इसमें संवैधानिक ढांचे एवं दर्शन की झलक दिखाई देती थी। यानी कि जो संविधान के अंदर, वो संविधान सभा के अंदर जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, वह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। और इस संविधान सभा के में प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में हमें संवैधानिक ढांचे की और संविधान के दर्शन की झलक दिखाई देती है। उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या थी? अगली हेडिंग है हमारी उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य बातें। तो भारत को स्वतंत्र संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करना तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने हेतु संविधान के निर्माण की घोषणा करना। यानी कि इसके अंदर क्या था? भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्य के रूप में स्थापित करना तथा भविष्य में प्रशासन को चलाने हेतु संविधान का निर्माण की घोषणा थी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। दूसरी, भारत को भारत की संप्रभुता जनता में निहित थी। दूसरी घोषणा, भारत की संप्रभुता जनता में निहित थी। राज्य को भारतीय संघ के तहत स्वायत्त हो, राज्य भारतीय संघ के तहत स्वायत्त हो तथा अवशिष्ट शक्तियों राज्य के पास हों। स्वायत्त राज्य की स्थापना और अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास होना, ये इस प्रस्ताव की मूल भावना में शामिल थी। भारत के समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक न्याय प्राप्त हो। भारत के समस्त नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय प्राप्त हो। भारत के सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संस्था बनाने एवं कार्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। देश की एकता सुनिश्चित की जाएगी, एकता और अखंडता। सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता
तथा विधि के समक्ष समानता होगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, वंचित वर्गों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। भारतीय भूमि को विश्व में उचित अधिकार एवं स्थान दिलाया जाएगा। ब्रिटिश भारत के समस्त क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल क्षेत्र तथा भारत में सम्मिलित होने के इच्छुक क्षेत्र भारतीय संघ का हिस्सा होंगे और भारतीय संघ की सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। तो ये मूल उद्देश्य की झलक दिखती थी हमारी उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर। इन उद्देश्यों की झलक दिखती थी उद्देश्य प्रस्ताव में, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब देखते हैं हम राजस्थान से संविधान सभा के कौन कौन से सदस्य थे। ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा जाता है कि राजस्थान से संविधान सभा में शामिल होने वाले सदस्य कितने थे या कौन कौन से थे। तो राजस्थान से 12 सदस्य थे मुख्यतः। कौन कौन से थे? एक थे मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से, बीटी कृष्णामाचारी ये भी जयपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से थे, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से थे और माणिकलाल वर्मा भी उदयपुर से थे। यानी कि बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से और माणिकलाल वर्मा ये भी उदयपुर से थे। दलेल सिंह कोटा से थे, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, जसवंत सिंह बीकानेर से थे, सरदार सिंह खेतड़ी से थे, राज बहादुर भरतपुर से थे और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से थे। तो राजस्थान से शामिल होने वाले सदस्य ये थे। एक बार फिर से देख लें। मुकुट बिहारी भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से थे, बीटी कृष्णामाचारी ये भी जयपुर से थे, जयनारायण व्यास जोधपुर से चुने गए थे, बलवंत सिंह उदयपुर से थे, माणिकलाल वर्मा भी उदयपुर से ही थे, दलेल सिंह कोटा से चुने गए थे, गोकुल लाल असावा शाहपुरा भीलवाड़ा से थे, जसवंत सिंह बीकानेर से थे, सरदार सिंह खेतड़ी झुंझुनू से थे, राज बहादुर भरतपुर से नियुक्त हुए थे और रामचंद्र उपाध्याय अलवर से संविधान सभा में गए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग संविधान निर्माण की समितियां। तो संविधान निर्माण में कितनी समितियां बनी, कौन कौन सी बनी, मुख्यतः समितियां कौन कौन सी थी। संविधान सभा में छोटी बड़ी मिला के बहुत सारी समितियां बनी थी, लेकिन इसमें से जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन कौन सी थी। तो प्रारूप समिति सबसे प्रमुख समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दो प्रमुख समितियों के अध्यक्ष थे, एक तो प्रक्रिया नियम समिति और एक संचालन समिति। इन दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और राज्यों के लिए गठित समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। जिनके जवाहरलाल नेहरू मुख्यतः संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और राज्यों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकारी समिति के अध्यक्ष भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस किस के अध्यक्ष थे? एक तो थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। इसके अलावा मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन कुछ उपसमितियां भी गठन की गई थी। तो वो उपसमितियां कौन कौन सी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अधीन गठित की गई थी? उनमें से कुछ प्रमुख उपसमिति हैं। मौलिक अधिकार उपसमिति। मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जो है मौलिक अधिकार उपसमिति के अध्यक्ष थे। अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। उत्तर पूर्वी सीमांत जनजाति क्षेत्र की उपसमिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई थे। गोपीनाथ बारदोलोई उत्तर पूर्वी सीमांत और जनजाति क्षेत्रों के लिए जो उपसमिति थी उसके अध्यक्ष थे। और छोड़े गए एवं आर्थिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए, छोड़े गए और आर्थिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो उपसमिति बनी थी उसके अध्यक्ष जो थे वो थे के.बी. ठक्कर। के.बी. ठक्कर जो है छोड़े गए क्षेत्रों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष थे। इनके अलावा कुछ छोटी समितियां भी थीं। छोटी समितियों को भी देख लेते हैं। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के.एम. मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। पट्टाभी सीतारामैया सदन समिति के अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ ध्यान रखना, एक थोड़ा सा याद रखने योग्य फैक्ट है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप संविधान जांच समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अब बात करते हैं प्रारूप समिति, जो कि संविधान निर्माण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थी। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 29 अगस्त 1947 को, देश के आज़ाद होने के बाद 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ। यह संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। इस समिति के अंदर 7 सदस्य थे। वो कौन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे सदस्य ए.के. मुंशी थे, कन्हैयालाल मुंशी। तीसरे सदस्य अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। तीसरे सदस्य गोपाल स्वामी अयंकर थे। चौथे सैयद सारदुल्लाह थे। और 5वें सदस्य वी.एल. मित्र थे, जबकि 6वें सदस्य जो थे वो डी.पी. खेतान थे। यानी कि 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष, कुल मिला के 7 सदस्य थे इसके अंदर। लेकिन बी.एल. मित्र जो थे, जो समिति के सदस्य थे, इन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। तो बी.एल. मित्र की जगह पे एन माधवाराम इस समिति के सदस्य बन गए थे। एन माधवाराम अंत तक एन माधवाराम रहे थे। एन माधवाराम बी.एल. मित्र का स्थान लिया था एन माधवाराम ने। जबकि बी.टी. कृष्णामाचारी भी इस समिति के अध्यक्ष रहे थे, सदस्य रहे थे। बी.टी. कृष्णामाचारी भी इस समिति के सदस्य थे। लेकिन ये डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी 1948 में। उसके बाद इस समिति के सदस्य बने थे डी.पी. कृष्णामाचारी। अतः फाइनली जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो इस समिति के 6 सदस्य और 1 अध्यक्ष था। 1 अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और 6 सदस्य कन्हैयालाल मुंशी, अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयगर, सैयद मोहम्मद सारदुल्लाह, एन माधवाराम और बी.टी. कृष्णामाचारी, ये सदस्य थे फाइनली। प्रारूप
भारतीय संविधान का पहला प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान का पहला प्रारूप जो है 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। यानी कि 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप जो है संविधान समिति द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इसमें 8 अनुसूची और 315 अनुच्छेद थे। यानी कि सबसे पहले प्रारूप समिति ने जो संविधान के अंदर प्रारूप प्रस्तुत किया था, पहला प्रारूप जो प्रस्तुत किया था, उसमें 8 अनुसूचियां थी और 3 से 15 अनुच्छेदों का प्रावधान किया था, जो बाद में बढ़ते बढ़ते लास्ट में फाइनली 395 हो गए थे। दूसरा प्रारूप उन्होंने अक्टूबर 1948 में 8 माह बाद प्रकाशित किया था। यानी कि पहला प्रारूप तो 21 फरवरी 1948 को कर दिया था। 21 फरवरी 1948 को पहला प्रारूप प्रस्तुत किया था, जिसके अंदर 8 अनुच्छेद और 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। जबकि दूसरा प्रारूप जो प्रस्तुत किया था वो इसके 8 महीने बाद अक्टूबर 1948 में प्रकाशित कराया था। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार करने में लगभग 6 माह का समय लिया था। इस दौरान इस समिति की 14 बैठक हुई। यानी कि प्रारूप समिति की 14 बैठक हुई इन 6 महीने के दौरान, जो उन्होंने समय लिया था 6 महीने का इसको तैयार करने में। अगली हेडिंग है हमारी संविधान सभा के वाचन, कि संविधान सभा में कितने वाचन हुए, कौन कौन से वाचन हुए, कब कब हुए, उनको भी देख लेते हैं। तो संविधान सभा में कुल मिला के 3 वाचन हुए थे। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 को, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यानी कि प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और संविधान सभा को अंतिम प्रारूप पेश किया गया था। यह संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया था उन्होंने। संविधान के संशोधित प्रारूप का पहला वाचन था। यह संविधान का अंतिम रूप से जो संशोधन करके तैयार किया था उसका पहला वाचन था ये। द्वितीय वाचन जो है इसके 6-7 दिन बाद ही, यानी कि 15 नवंबर 1948 से लेके 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। लगभग 11 महीने तक द्वितीय वाचन चला था। पहला वाचन 4 नवंबर से 9 तक, यानी कि कुल मिला के 6 दिन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 दिन चला था पहला वाचन। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक 6 दिन चला था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक लगभग 11 महीने चला था। और इस दौरान संविधान सभा में जो है प्रत्येक खंडवार, प्रत्येक भाग के अंदर प्रत्येक खंडवार जो है विचार किया था, बहस हुई थी, डिबेट हुई थी वहाँ पर संविधान सभा के अंदर। इस द्वितीय वाचन के दौरान एक एक खंड पर, एक एक अनुच्छेद पर जो है उन्होंने बात करी थी। आगे देखते हैं तीसरा वाचन कब हुआ। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। 14 नवंबर से 26 नवंबर तक लगभग 13 दिन तीसरा वाचन चला था संविधान। और इसमें अंतिम दिन 26 नवंबर को जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी फर्स्ट प्रस्ताव पेश किया था, जिसे 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। अंबेडकर द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था। वो प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी फर्स्ट। ये प्रस्ताव जो है 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया था।
तो संविधान निर्माण में हमारे जब संविधान निर्माण के लिए सदस्यों का गठन हुआ था तब 389 सदस्य थे, लेकिन बाद में विभाजन हो गया देश का। विभाजन होने की वजह से जो कुल मिला के सदस्य बचे थे हमारे, वो 299 सदस्य बचे थे। तो अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को 299 सदस्यों में से, कुल 299 सदस्यों में से उस दिन जो सदस्य उपस्थित थे वो 284 सदस्य उपस्थित थे। संविधान सभा के बैठक के अंतिम दिन यानी कि 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे और उन 284 सदस्यों ने संविधान सभा पर 26 नवंबर 1949 को हस्ताक्षर किए। इन्होंने दो बार हस्ताक्षर किए थे, एक हिंदी वाले उस पर और एक अंग्रेजी में। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के अंदर, दोनों लिपियों के अंदर जो संविधान लिखा गया था, मूल संविधान अंग्रेजी के अंदर लिखा गया था, उसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। उस अनुवाद पर भी इन्होंने हस्ताक्षर किए और मूल संविधान पर भी हस्ताक्षर किए 284 सदस्यों ने। 26 नवंबर को संविधान को अंगीकृत किए जाने का कारण 26 नवंबर को संविधान अंगीकृत किया गया था, इसकी वजह से 2015 से लेकर संविधान दिवस मनाया जाता है। यानी कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मनाते हैं 2015 से लेके। ये मोदी सरकार ने आके इसको मनाना शुरू किया है। मोदी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी आ गए तब उन्होंने ये अनाउंस किया है। संविधान दिवस 26 नवंबर के तौर पर मनाया जाने लगा है। और वो 26 नवंबर का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को अंगीकृत किया था। यानी कि अब वर्तमान में अगर क्वेश्चन आए कि संविधान दिवस कब है तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान प्रस्ताव में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां थी। यानी कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां फाइनली बनकर तैयार हुई थी। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। यानी कि सबसे पहले संविधान हमारा लागू हुआ है। आप सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है, लेकिन उससे पहले ही 26 नवंबर 1949 को जो है 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे। वो अनुच्छेद कौन कौन से थे? एक तो नागरिकता संबंधी अनुच्छेद लागू हो गए थे, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। ये नागरिकता संबंधी अनुच्छेद थे, ये लागू हो गए थे 5, 6, 7, 8, 9। एक राष्ट्रपति की शपथ संबंधी अनुच्छेद था 60 और एक निर्वाचन आयोग के गठन का अनुच्छेद था 324। इसके अलावा अनुच्छेद 366 और 67, अनुच्छेद 379 और 80, अनुच्छेद 388, 391, 92, 93, 94, ये 16 अनुच्छेद थे जो उस समय लागू हुए थे। एक बार दोबारा देख लें। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9। अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति से के निर्वाचन संबंधी है, शपथ की संबंधी। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 366, 67, 379, 80 और 88। इसके अलावा 391, 92, 93, 94, ये अनुच्छेद जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हो गए थे। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये सब आप लोग जानते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे कारण था कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 के अंदर। दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में एक संकल्प प्रस्ताव पारित किया था। उसके आधार पर उसको स्मृति में रखने के लिए जो संकल्प प्रस्ताव पारित किया था, वो संकल्प प्रस्ताव का नाम था पूर्ण स्वराज्य। यानी कि पूर्ण स्वराज्य नाम का जो संकल्प प्रस्ताव दिसंबर 1929 में पारित किया गया था, वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया था, लाहौर घोषणा पत्र के अनुरूप। इसलिए उस 26 जनवरी को स्मरणीय बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए थे। उस समय के 64 लाख रुपए, यानी कि 1949 में जब संविधान बनके तैयार हुआ था तो 64 लाख रुपए का खर्चा आया था संविधान को बनाने में। और इसको निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन
का समय लगा था, लगभग 3 बरस, यानी कि 2 बरस 11 माह 18 दिन का समय और लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा इस संविधान पे आया था। इसके 12 अधिवेशन हुए थे, कुल मिला के संविधान सभा में 12 अधिवेशन हुए थे और 165 दिन तक चले थे। 165 दिन के दौरान, 12 अधिवेशनों के दौरान 165 दिन तक संविधान सभा की कार्यवाही चली थी इन 3 सालों में। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यानी संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था 24 जनवरी 1950 को, लेकिन उन्होंने शपथ ली थी 26 जनवरी 1950 को। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत को पहला राष्ट्रपति मिला था। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि भारत का खुद का संविधान बन गया था, खुद का संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। तो भारत में चले आ रहे पहले 2 कानून थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935, इसको समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा की भूमिका एवं संकल्प में हुए बदलाव। संविधान सभा पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बन गई। पहले कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर गठित होने के कारण पहले संप्रभुता का अभाव था। संविधान सभा दोहरा दायित्व आ गया था। संविधान सभा के निर्माण के साथ साथ विधायिका की भूमिका का भी निर्वहन किया गया था। विधायिका के रूप में इसके सभापति जीवी मावलंकर थे। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संविधान सभा जब बनी थी हमारी, नवंबर 1946 में गठित हुई थी, उस समय भारत जो है उपनिवेश था, ब्रिटिश का उपनिवेश था उस समय। और संविधान सभा को बैठक से पहले ब्रिटिश सरकार से उसकी अनुमति लेनी पड़ती थी, ब्रिटिश सरकार से। लेकिन 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया और हमारी सभा संप्रभु हो गई, खुद की इच्छा पर हो गई। किसी ब्रिटिश सरकार से हमें अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यानी कि 15 अगस्त को आज़ाद होने के बाद, 15 अगस्त 1947 को रात को 12 बजे आज़ाद होने के बाद हमारा संविधान सभा संप्रभु हो गई। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को जो संविधान सभा थी, इस पर दोहरा दायित्व आ गया। एक तो संविधान निर्माण का काम और दूसरा सरकार चलाने का काम। सरकार चलाने का काम भी इसी संविधान सभा ने किया था। यही संविधान सभा अंतरिम संसद का कार्य भी इसी संविधान सभा ने किया था। और संसद के तौर पर जब से ये संविधान सभा कार्य करती थी तो इसके सभापति जो होते थे वो जीवी मावलंकर होते थे। लेकिन जब संविधान सभा के तौर पर कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। उसी संविधान सभा के ने 2 रूप में कार्य किया था। एक बार दोबारा देखें, जीवी मावलंकर उस समय पे इसके सभापति होते थे जब ये संसद के तौर पे कार्य करती थी, यही संविधान सभा। जब ये संविधान निर्मात्री सभा के तौर पे कार्य करती थी तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। यानी कि कह सकते हैं कि भारत के पहले अध्यक्ष जो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उस तरह की भूमिका निभाई थी जीवी मावलंकर ने। यानी कि पहले भारत के लोकसभा अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर थे। भारत के विभाजन के फलस्वरूप सदस्यों की जो संख्या 299 रह गई थी, जो पहले 389 थी, वो कैसे कैसे रह गई, अब उनमें से क्या क्या विभाजन हुए थे वो और देख लें एक बार। 299 में से 229 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से आते थे, यानी कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों से 229 सदस्य थे। और 70 सदस्य जो है देसी रियासतों से 70 सदस्य थे, जबकि 229 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य और हैं, कुछ और महत्वपूर्ण कार्य हैं जो संविधान सभा ने किए थे। वो क्या क्या हैं?
राष्ट्रध्वज को मान्यता दी थी। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को मान्यता मिली थी। राष्ट्रध्वज जिसे तिरंगा कहते हैं, इसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने मान्यता दी थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया गया था 16 मई 1947 को। राष्ट्रमंडल जो कि ब्रिटिश उपनिवेश राष्ट्रों का एक समूह है, ब्रिटिश के जो उपनिवेश रहे थे उन सभी राष्ट्रों का एक समूह है राष्ट्रमंडल। वहां पर उसकी सदस्यता स्वीकार की गई थी 16 मई 1949 को इसी संविधान सभा द्वारा। राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय हे और राष्ट्रगीत वंदे मातरम, इन दोनों को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। हिंदी को राज्यभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसी कारण से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्यभाषा के तौर पर स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राज्यभाषा स्वीकार किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। एक बार दोबारा देख लेंगे, 4-5 तथ्य हैं। राष्ट्रध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947 को मान्यता मिली। 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को मान्यता मिली। राष्ट्रमंडल की सदस्यता 16 मई 1949 को ली। 16 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली, जबकि तिरंगा 22 जुलाई 1947 को ही स्वीकार कर लिया गया था, मान्यता मिल गई थी। राष्ट्रगान जनगण मन अधिनायक जय हे और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के तौर पर 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे और 26 जनवरी को उन्होंने शपथ ली थी। हिंदी को राज्यभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। हिंदी को राज्यभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली थी। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राज्यभाषा है। अब संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं हैं। संविधान सभा की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं, वो देखते हैं। पहली आलोचना है कि पूर्ण रूप से निर्वाचित निकाय नहीं थी। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था। रियासत के सदस्यों का मनोनयन होने के कारण आलोचक इसे प्रतिनिधि सभा नहीं मानते हैं, लेकिन संविधान सभा के प्रतिनिधि सभा नहीं मानना ये उचित नहीं है। इसका कारण उचित नहीं है। क्यों नहीं है उचित? क्योंकि तात्कालीन परिस्थिति ऐसी थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कराना संभव नहीं था। इसके कुछ निम्न परिस्थितियां रही थी। कौन कौन सी परिस्थिति रही थी? एक तो विभाजन की मांग को लेकर सांप्रदायिकता का माहौल था। उस समय पर सांप्रदायिकता का माहौल फैला था 1946 में। इतने विशाल प्रदेश, इतना विशाल देश था कि इसमें चुनाव कराना एकदम से संभव नहीं था। आवश्यक ढांचा नहीं था हमारे पास, संसाधनों का अभाव था, वोटर लिस्ट नहीं थी। वोटर लिस्ट कोई तैयार करते तो 2 साल लग जाते। इसलिए इतना विशाल हमारे पास चुनावी ढांचा ही नहीं था, आवश्यक संसाधन नहीं थे चुनाव कराने के लिए। एक कारण ये भी रहा था, जनता शिक्षित और राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं थी। उस समय पे संचार के साधनों का अभाव था, समय और संचार के साधन दोनों का अभाव था। वहीं दूसरी ओर देश की रियासतों के सदस्यों का मनोनयन का कारण यह रहा था कि इन रियासतों को भारत में विलय कराना था। भारत में विलय कराना एक प्रमुख चुनौती थी इनकी, क्योंकि माउंटबेटन ने जब 3 जून को विभाजन प्रस्ताव पेश किया था, उस समय कहा था कि जो रियासत अपनी मर्जी से भारत में शामिल होना चाहे वो भारत में शामिल हो, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे वो पाकिस्तान में शामिल हो, और जो स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर रहना चाहे वो स्वतंत्र भी रह सकती है। इस तरह से उन्होंने विभाजन किया था। तो इस सब से बचने के लिए, इन रियासतों को अपने देश में शामिल करने के लिए चुनाव कराना, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि इन रियासतों को भारत में संघ में शामिल करें, भारत में शामिल करें, न कि यहाँ पर चुनाव करा के इनको
मनमानी करने दी जाए। दूसरा आलोचना हमारी होती है कि समय की बर्बादी करी थी। लगभग 3 बरस का टाइम लिया है संविधान को बनाने में, जबकि अमेरिका का संविधान तो मात्र 4 महीने में ही बन गया था। आलोचना में आरोप है कि भारतीय संविधान का निर्माण प्रक्रिया में 2 बरस 11 माह 18 दिन का समय जरूरत से कहीं ज़्यादा था, जबकि अमेरिका का संविधान महज 4 माह में ही बना लिया। नोट: संविधान सभा के एक सदस्य निजामुद्दीन अहमद ने प्रारूप समिति को अपबहन समिति कहा था। अपबहन समिति कह के आलोचना करी थी, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि अमेरिका का संविधान केवल संघ का संविधान है, राज्यों का संविधान वहां पर अलग से है। अमेरिका में अमेरिकी संविधान अत्यंत संक्षिप्त है। इसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं, जबकि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अमेरिकी समाज में भारतीय समाज की तरह से जटिलता एवं विविधता नहीं थी, और ना ही अमेरिकी संविधान में वहां के पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए के संरक्षण एवं उत्थान हेतु कोई विशेष प्रबंध किया गया, विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं भारतीय संविधान में भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाएं, नृजातीय एवं भौगोलिक विविधताओं को समाहित करने के साथ साथ यहाँ के पिछड़े और वंचित वर्गों के विस्तृत प्रावधान किए गए हैं। तीसरा आलोचना की जाती है कि संप्रभुता का अभाव था। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। संप्रभुता का अभाव: संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर हुआ था तथा इसे अपनी बैठकों से पूर्व ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेनी होती थी, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु बना दी गई थी एवं कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से भी मुक्त हो गई थी ये 15 अगस्त को। अतः ये कथन भी निरर्थक है। एक आलोचना की जाती है कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो संविधान सभा के अधिकांश सदस्य कांग्रेस से थे। तथा संविधान में कांग्रेस की विचारधारा ही अधिक महत्व दिया गया था। संविधान सभा के बारे में ग्रैनविल ऑस्टिन ने एक टिप्पणी की है कि संविधान सभा एक दलीय निकाय है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा एक दलीय देश की एक दलीय निकाय है और संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह आरोप भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर गैर कांग्रेसी थे, ये कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। तथा प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। 7 में से केवल 2 सदस्य कन्हैयालाल मुंशी और BT कृष्णामाचारी, ये 2 ही कांग्रेस के व्यक्ति थे। बाकी 5 सदस्य जो थे वो कांग्रेस से नहीं थे। अतः ये एक संतुलित संविधान था जिसमें समस्त विचारधारा को महत्व दिया गया था। रही बात सर्वाधिक सदस्य कांग्रेस के होने की, तो उसका कारण है कि कांग्रेस तत्कालीन भारत की राजनीति की धुरी रही थी और राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करती थी। अगला आरोप लगाया जाता है कि हिंदुओं का प्रभुत्व था यहाँ पर।
हिंदुओं का प्रतिनिधित्व अधिक था। इसके बारे में लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा था संविधान सभा को। जबकि विंस्टन चर्चिल ने, जो कि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा ने भारत के केवल एक ही बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। ने आरोप लगाया था विंस्टन चर्चिल ने कि संविधान सभा में भारत के केवल एक ही बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। यह आरोप भी सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि हमारे देश के अंदर हिंदुओं की संख्या अधिक थी। उनकी आबादी के कारण ही संविधान सभा में और संविधान सभा का निर्वाचन जो है आनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर हुआ था। 10 लाख व्यक्तियों पर एक व्यक्ति निर्वाचित हुआ था। यहां पर हिंदुओं की संख्या अधिक थी, इसलिए हिंदू अधिक निर्वाचित हुए थे। साथ ही विभाजन के कारण अधिकांशतः मुस्लिम पाकिस्तान का हिस्सा बन गए थे, इसलिए मुस्लिम कम थे। हिंदुओं की संख्या अधिक होने के बावजूद भी संविधान सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला तथा धार्मिक आधार पर भेदभाव से रहित है। एक आरोप और लगाया जाता है कि ये वकीलों तथा राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। यहाँ पर वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था, यानी कि वकीलों का स्वर्ग भी कहा जाता है इसे। राजनीतिज्ञों और वकीलों का स्वर्ग भी इस संविधान सभा को कहा जाता था। तो समाज के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। इन्होंने कहा है, आरोप यह है कि वकील और राजनीतिज्ञ, इनका ही प्रतिनिधित्व था, समाज के अन्य वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया था। इसी कारण संविधान विशाल और जटिल हुआ है। वकील और राजनीतिज्ञ ही संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। अगर हम इसका आरोप का उत्तर दें तो इसका उत्तर यह है कि वकील और राजनीतिज्ञ ही संविधान के विशेषज्ञ होते हैं। अतः राजनेता संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। राजनेता जो है संपूर्ण समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। भाषा की जटिलता प्रत्येक संविधान के विस्तृत रूप को स्पष्ट करने के लिए भाषा की जटिलता को रखा गया है। अब संविधान निर्माण में क्या क्या चुनौतियां थी हमारे सामने, वो चुनौतियों की बात करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। संविधान की विविधताओं को समाहित करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, ये चुनौती थी हमारी सामने। विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, समाजवाद, गांधीवाद, राष्ट्रवाद आदि का सामंजस्य स्थापित करना, सांप्रदायिकता से उपजी राजनीतियों को समाप्त करना, राज्य के स्वायत्त एवं केंद्रीकरण के मध्य सामंजस्य स्थापित करना। राज्य की स्वायत्तता यानी कि राज्यों और केंद्र के मध्य स्वायत्तता का समन्वय स्थापित करना भी एक चुनौती थी। विद्यमान लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में किसी एक को चुनना और संसदीय अथवा अध्यक्षात्मक, उस समय पर 2 व्यवस्थाएं कार्यरत थीं, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। इनमें से भी एक को चुनना चुनौती थी। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करना, नीति निर्देशक तत्वों को बाध्यकारी बनाएं या नहीं बनाएं, ये भी सोचना था। संविधान सभा द्वारा इन चुनौतियों को बेहतर ढंग से निपटते हुए सर्वस्वीकृत एवं समन्वित संविधान की रचना कर देश को सुपुर्द किया था। अगली हेडिंग है हमारी संविधान का हिंदी पाठ।
तो मूल संविधान में हिंदी पाठ के संबंध में प्रावधान का अभाव था। मूल संविधान के अंदर हिंदी पाठ के प्रावधान का अभाव था। 98वें संशोधन 1987 98वां संशोधन 1987 द्वारा हिंदी भाषा में पाठ से संबंधित प्रावधान किए गए थे। अनुच्छेद 394 ए भाग 22 के अंदर एक अनुच्छेद जोड़ा गया 394 ए, जिसके अंदर हिंदी भाषा पाठ से संबंधित प्रावधान किए गए थे। यह 98वें संशोधन 1987 द्वारा किया गया था। इस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया था। यानी कि इस संविधान संशोधन से राष्ट्रपति को संविधान का प्राधिकृत हिंदी पाठ प्रकाशित करने का अधिकार दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया था। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। यानी कि अनुच्छेद 343 से 351 में हिंदी राजभाषा के संबंध में व्यवस्था है, और संविधान की धारा 343 संविधान के अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 अनुच्छेद 343 के क्लॉज 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की राजभाषा हिंदी या लिपि देवनागरी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 343 क्लॉज 1 है। कुछ तथ्य और देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन होता है हमारा कि भारतीय संविधान का लेखक कौन था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने भारतीय संविधान के लेखक थे। और मूल संविधान उनके द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली में लिखा गया था। मूल संविधान प्रवाहित इटैलिक शैली में हाथ से लिखा गया था, हस्तलिखित था ये। जबकि मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेख बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया था। यानी कि हिंदी संस्करण का जो सुलेख था वो बसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा लिखा गया था, जबकि इंग्लिश वर्जन में जो लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा के द्वारा प्रवाहित इटैलिक शैली के अंदर लिखा गया था संविधान। अगला क्वेश्चन, संविधान पर सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए थे, तो संविधान पर 26 नवंबर 1949 को सबसे पहले हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले मास्टर बलवंत सिंह थे। मास्टर बलवंत सिंह जो कि उदयपुर से आते थे, उन्होंने राजस्थान की ओर से सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, जबकि भारत में सबसे पहले हस्ताक्षर संविधान पर जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। कुछ और तथ्य, संविधान की मूल प्रति में राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। यानी कि संविधान की जो मूल प्रति है उसमें राम, सीता और लक्ष्मण की तस्वीर बनी हुई है। मूल संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा सजाया गया था। यानी कि उस पर कलाकृति की गई थी, मूल संविधान के चित्रकारी की गई थी, चित्रांकन किए गए थे, तो वो किए गए थे शांति निकेतन के कलाकार थे, उनके द्वारा मूल संविधान पर कलाकृति की गई थी या सजाया गया था। N.M. रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान का विचार दिया था, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। और V.N. राय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ये भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये था हमारा वीडियो संविधान सभा का। वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।